दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो ये है कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में आज डिस्कशन होगा जो छोटी है लेकिन इनका जो बिजनेस का मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रांग है और इन्हें सिप के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों जो छोटी कंपनीज होती है पोर्टफोलियो में ग्रोथ के लिए वो जगह तो बना सकती है, लेकिन सिप किसी भी स्टॉक्स में बिना सोचे समझे शुरू नहीं किया जा सकता है। सिप का मतलब दोस्तों होता है लॉन्ग टर्म सोच, पेशेंस और डिसिप्लिन। तो दोस्तों आज ऐसे 10 स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें से एक दो कंपनीज मिड कैप भी रहेंगी और जिनको हम सिप के पर्सपेक्टिव से विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इन कंपनियों पर आपको खुद से रिसर्च करना होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी को हम देखेंगे आर कबे लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो इसका जो बिजनेस है ये इलेक्ट्रिकल ब्रांड है। मतलब ये काम क्या करती है? तो आर कबेल इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांड है जो वायर, केबल, स्विचेस, फैंस, लाइटिंग और अप्लायंसेस में काम करती हुई दिखती है। तो जो इनका बिजनेस है ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, बिकॉज जो इंडिया है, इंडिया ग्रोविंग फेज में है और हर एक इंडस्ट्री में वायर एंड केबल का आज के दौर में नीड है। तो हम देखेंगे इसमें कई सारी छोटी कंपनियां हैं जो काम करती हुई दिखती है, लेकिन इनका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ब्रांड हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर ब्रांड की बात करेंगे तो पॉलीकैब है, केआई इंडस्ट्रीज है, लेकिन दोस्तों इनका जो मार्केट का साइज है ये काफ़ी बड़ा बन चुका है। अगर छोटी कंपनियों को देखें तो आर कबेल जो कंपनी है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अगर हम इस कंपनी को देखेंगे, इनके पास जो प्रोडक्ट है उसको हम देखेंगे तो वो अगर आप देखेंगे तो वायर्स है, अगर आप फैंस देखेंगे, अगर वॉशिंग मशीन, कूलर्स, कई सारे चीज़ें अगर आप देखेंगे, इस पर नज़र दौड़ाएंगे तो जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। तो इस कंपनी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहा है और अगर हम इसका रिजर्व देखेंगे तो 2283 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा 393 करोड़ का है। और दोस्तों जब सिर्फ हम किसी कंपनी में करते हैं तो उसका जो बैलेंस शीट होता है वो नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी बन जाता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। तो होल्ड करने के लिए आपको ज़रूरी बन जाता है कि ऐसी कंपनियों पर रिसर्च किया जाए जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, जिनका नेट प्रॉफिट ग्रो करता हुआ नजर आए और जिनके पास कर्जा भी ना के बराबर हो। तो इसके पास हम कर्जा देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। कर्जा देखेंगे तो थोड़ा सा इस कंपनी के पास आपको कर्जा देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा क्यों बोल रहा है, बिकॉज इनके पास जो रिजर्व है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो मार्केट कैप कंपनी का 16,000 करोड़ के आसपास का है। टॉप से करेक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आरओसी आरओई ओके ओके हम बोल सकते हैं। 34 के पी पर कंपनी काम कर रही है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। पिग रेशियो के हिसाब से आपको ओवर वैल्यूड ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, खास करके जो ग्रोथ फेस में कंपनियां हैं, वो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर है। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम पोजीशन इसमें प्रमोटर के पास है। हम देखेंगे पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी है, या फिर डीआईज के पास भी पोजीशन है और एफआईज के पास भी पोजीशन है। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है। तो दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे। दूसरी कंपनी क्या है, कौन सी है? रेनबो चिल्ड्रेंस मेडिकेयर लिमिटेड। तो रेनबो जो ये कंपनी है ये हॉस्पिटल सेक्टर में कंपनी काम करती है और आप देखेंगे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उन्हीं में इनका बिजनेस है और काफ़ी तेज़ी से ये कंपनी ग्रो कर रही है। और इनके जो ये कंपनी काम करती है उसका खास बात ये है कि इनका जो हॉस्पिटल होते हैं वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिया के कई शहरों में, जैसे आप देखेंगे तेलंगाना में 1040 बेड है, बेंगलुरु में देखेंगे तो 532 बेड्स है इनके पास है, दिल्ली में देखेंगे तो 24 बेड्स है, चेन्नई में 270 बेड्स है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो 150 बेड्स है इनके पास है, आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो 359 बेड्स है। तो कुल मिलाकर इनके पास देखेंगे तो बेड्स की संख्या भी अच्छी खासी है और लगातार इंडिया के
कई सारे मतलब कोने-कोने में ये कंपनी फैलती हुई नज़र आ रही है। तो इस कंपनी का चुनाव इसीलिए किया बिकॉज़ इनका जो बिज़नेस का मॉडल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अदरवाइज़ इस सेक्टर में कई सारी दिग्गज कंपनियाँ हैं जो काम करती हैं, लेकिन इनका मार्केट का साइज़ भी बड़ा हो चुका है और इनका बिज़नेस भी काफ़ी ऐसा है जो अधिकतर कंपनियाँ करती है। तो अगर आप रेनबो चिल्ड्रन को देखेंगे, तो इनका जो बिज़नेस का मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम छोटी कंपनी में देखेंगे तो यथार्थ हॉस्पिटल लिमिटेड भी अच्छी कंपनी है, अच्छा बिज़नेस कर रही है। तो इस कंपनी मतलब इस सेक्टर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, जो ये हॉस्पिटल सेक्टर है, ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। जैसे-जैसे इंडिया का पॉपुलेशन और बढ़ेगा, इंडिया में जो आज के दौर में युवा ज़्यादा है, ये कल के दिन ओल्ड होंगे तो इस सेक्टर में और भी डिमांड देखने को मिल सकता है और कल के दिन और भी बच्चे पैदा होंगे। तो जो ये यूनिक सेक्टर में काम करती हुई नज़र आ रही है कंपनी, तो इस पर भी आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए। और कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो कर रहा है। वहीं पर रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कम है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा तो कम है लेकिन कर्जा अच्छा खासा, हाँ अच्छा खासा है। बिकॉज जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर में कंपनियों को अगर हॉस्पिटल खड़ा करना है या बिजनेस को बढ़ाना है तो वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये चीज़ जानिए कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर पैसे का रिक्वायरमेंट कम लगता है, कुछ सेक्टर ही ऐसे होते हैं जहाँ पर पैसा काफ़ी जलाना पड़ता है। तो जो हॉस्पिटल सेक्टर है ये उनमें से एक है। वहीं पर मार्केट कैप हम कंपनी का देखेंगे तो 12,000 करोड़ के आसपास का दिखेगा। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी हमें नजर आएगी। आरओई हम ओके ओके बोल सकते हैं। फेस वैल्यू 10 का है, प्लेज कोई शेयर है नहीं। वहीं पर पिग रेशियो के हिसाब से महंगा वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है और इस सेक्टर में अधिकतर कंपनियों का जो वैल्यूएशन है वो हम देखेंगे तो महंगा ही हमें नजर आएगा। तो इस कंपनी के पास हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो 49% के आसपास का पोजीशन प्रमोटर के पास है, एफआईज के पास 19% का पोजीशन है, डीआईज के पास 19% का पोजीशन है और पब्लिक के पास 11% का पोजीशन है। अदर्स के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी का भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है स्ट्रांग है, तो हमें इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। और तीसरी कंपनी को देखेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो ये कंपनी जिस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रही है तो हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक इंडियन हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस कंपनी है। जो ये कंपनी है सुपर कंप्यूटर्स, क्लाउड सर्वर, एआई सिस्टम, तो इसी में इनका बिजनेस है। तो इस कंपनी पर भी हमें रिसर्च करना चाहिए। देखेंगे जैसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, एचपीसी सॉल्यूशंस, प्राइवेट क्लाउड, एआई सिस्टम्स, जो ये सेक्टर है ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और इस सेक्टर में अगर आप इंडिया में देखेंगे तो पूरी तरीके से जो सबसे अच्छे खासे ढंग से काम कर रही है वो नेटवेब टेक्नोलॉजीज है। अदरवाइज इस सेक्टर में कई सारी कंपनीज है। आप इनके क्लाइंट देखेंगे, इंडिया के कई सारे दिग्गज जैसे इन्फोसिस, जोहो और इसरो इनका क्लाइंट है। एनटी में आप देखेंगे एनपीसीआई, आधार, तो कई सारे दिग्गज इंडिया के इनके क्लाइंट है। अगर हम अनंत राज को देखेंगे तो अनंत राज अच्छी कंपनी है, डेटा सेंटर में काम करती है। लेकिन डेटा सेंटर, एआई, इससे रिलेटेड अगर कोई कंपनी काम कर रही है जो तेजी से ग्रो कर रही है, अगर उस पर आपको रिसर्च करना है तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर कीजिए। हालांकि जो E2E है, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज है, ये भी अच्छी कंपनियां हैं। लेकिन जिस तरीके से नेटवेब टेक्नोलॉजीज का काम कर मतलब ग्रो कर रहा है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज ग्रो कर रही है, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अनंत राज को देखेंगे तो इनका जो बिजनेस वर्टिकल्स है ये और भी सेक्टर में है। तो हम नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर भी नज़र रख सकते हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का तो नेट प्रॉफिट में ईयर बाय ईयर हमें काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव किसी का है 10 सालों का, 15 सालों का, 20 सालों का, तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। अब बोलोगे 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो दोस्तों जो ये सेक्टर है ये कितना विशाल बन सकता है शायद कल्पना करना मुश्किल है। तो हम इस कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि ये सेक्टर है, बिकॉज इस सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं नज़र आती है। बिकॉज आज के दौर में अगर आप व्हाट्सएप भी कुछ काम करते हो, आप मेल भेजते हो, आप बैंकिंग का कुछ काम करते हो, आप जीपे करते हो, कुछ भी करते हो, वो डेटा कहीं ना कहीं आपका डेटा वो डेटा सेंटर पर ही जाता है। तो जिस तरीके से इसका ग्रोथ मतलब इस सेक्टर में है और जिस तरीके से इंडिया में डेटा सेक्टर जो है इंडिया में काफ़ी पीछे है, तो
जिस तरीके से इंडिया अपने डेटा को, अपने एआई सेक्टर को, अपने डेटा सेंटर को आज के दौर में इंडिया इसको पुश करती हुई नज़र आ रही है, तो उसको देखते हुए हम इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे रिज़र्व के मुकाबले में कर्जा, तो रिज़र्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम नज़र आता है। मार्केट कैप 18,000 करोड़ के आसपास का है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में हम देखेंगे आरओसी आरओई हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। प्लेज कोई शेयर है नहीं। पिग रेशियो के हिसाब से बोल सकते हैं कि कंपनी महंगी ज़रूर है, और पी देखेंगे तो 101 का पी है, और 101 का पी है तो वो भी थोड़ा महंगा दिखता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके का ग्रोथ है, जिस तरीके का ये सेक्टर है, अगर आप बोलोगे कि बहुत नीचे आ जाए, हमें अंडर वैल्यूड कंपनी देखने को मिले, तो देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत कम चांस नज़र आता है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 71% का पोजीशन है, या 5 डीआईज के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास भी ठीक ठाक पोजीशन हमें देखने को मिलता है। तो अगली कंपनी को हम देखेंगे डेटा पैटर्न। तो डेटा पैटर्न ये एक इंडिया की डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस कंपनी है, जो रडार, एवियनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और टेस्ट इक्विपमेंट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। तो हम इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो बिजनेस है, अगर इनका जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे, रडार्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर्स में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी यूज़ होता है। तो हम इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, ये जैसे जैसे फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो जो ये कंपनी है इसको अच्छा खासा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो हम इस कंपनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर और भी इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन छोटी कंपनियों में जिसका ग्रोथ अच्छा खासा है, जो कई सारे सेक्टर की प्रॉक्सी बन सकती है, वो दोस्तों ये कंपनी है। तो हमें इस कंपनी पर नज़र रखना चाहिए। रिज़र्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, और कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और देखेंगे रिज़र्व के मुकाबले में तो कर्जा कम है, तो ये एक अच्छी बात है। और ख़ास करके लॉन्ग टर्म पर कोई विचार कर रहा है, रिज़र्व के मुकाबले में कर्जा कम हो, प्रमोटर एफआईज डीआईज की होल्डिंग हो, कोई शेयर प्लेज ना हो, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये अलग अलग चीज़ होते हैं। वहीं पर मार्केट कैप 15,000-16,000 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिलता है। टॉप से ठीक ठाक करेक्शन में नजर आएगी कंपनी। आरओसी आरओई ओके ओके हम बोल सकते हैं, कोई शेयर यहाँ पर भी प्लेज नहीं है। पिग रेशियो के हिसाब से ये भी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर है। तो यहाँ पर भी यही बोलना चाहूँगा कि जो ग्रोथ फेस में कंपनियाँ हैं, जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में कंपनियाँ हैं, जिनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आता है, तो आपको लगेगा कि इनका मतलब बहुत नीचे आ जाए, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर आ जाए तो काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, होने को तो कुछ भी होता है, लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आएगा, बिकॉज सबके पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अगर हम अगली कंपनी को देखेंगे, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है? तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एक इंडियन सोलर ईपीसी और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो सोलर पावर प्लांट डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करती है। तो रूफ टॉप, ग्राउंड माउंटेड, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तक इनका जो बिजनेस है ये फैला हुआ है। तो हम इस कंपनी को भी मतलब हमें इस कंपनी पर भी नज़र रखना चाहिए, बिकॉज इस सेक्टर में काम करने वाली अगर कंपनियां देखेंगे तो और भी है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम देखेंगे। पीवी मॉड्यूल में इनका बिजनेस है, ईपीसी में इनका बिजनेस है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो सर्विसेज होती है उसमें इनका बिजनेस है, रूफटॉप सोल्यूशन, फ्लोटिंग सोलर, बेस वाला यानी बैटरी एनर्जी वाला जो बिजनेस है, हाइड्रोजन में भी इनका बिजनेस है। अब इन्वर्टर्स में देखेंगे, ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर, तो कई सारे सेगमेंट पे ये कंपनी फैली हुई है। बिकॉज वारी ग्रुप की दोस्तों ये दिग्गज ग्रुप है। वारी ग्रुप उनका ये मतलब उनके ही अंडर में ये कंपनी काम करती है, तो उस ग्रुप से बिलोंग करती हुई नज़र आती है। इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देखेंगे तो इंडिया के कोने कोने में ये फैलते हो मतलब ये प्रोजेक्ट चालू है। तो हम इस कंपनी को देखेंगे तो इनका जो ग्रोथ है, प्रमोटर के पास पोजीशन है, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा बनाता है। बिकॉज मार्केट कैप कंपनी का 10,000 करोड़ का है, प्रमोटर का होल्डिंग 74% का है। और इस सेक्टर में काम करने वाली अगर कंपनियों को देखें तो इनका जो आरओसी आरओई है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इतना किसी के पास भी इतना स्ट्रांग आरओसी और आरओई देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब दोस्तों जो अपना पैसा बिजनेस में लगा रही है कंपनी, वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बना रही है, और जो निवेशकों का पैसा ये कंपनी अपने बिजनेस में लगा रही है तो वहाँ से भी अच्छा खासा ये कंपनी बिजनेस निकालती हुई नज़र आ रही है। तो अगर हम देखें इस सेक्टर में अगर
कोई कंपटीटर नज़र इनका आता है तो वो केपीआई ग्रीन नज़र आती है। तो लेकिन हमने केपीआई ग्रीन का सिलेक्शन इसलिए नहीं किया बिकॉज़ केपीआई ग्रीन के पास 45% का जो शेयर है वो प्लेज है। तो किसी भी कंपनी के पास अगर इतना बड़ा प्लेज होता है तो वो एक रिस्क वाला फैक्टर ज़रूर बन जाता है। तो यही रीज़न है कि हमने केपीआई ग्रीन का सिलेक्शन ना किया। वो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि केपीआई ग्रीन का जो शेयर है 45% का प्लेज है। तो नेट प्रॉफिट इसका काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। और दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा यहाँ पर भी कम है, मार्केट कैप छोटा है। और इसको भी देखेंगे आरओसी आरओई तो हमने पहले ही बताया कि काफ़ी स्ट्रांग है। प्लीज कोई शेयर है नहीं, पेग रेशियो के हिसाब से यहाँ पर कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही हमें देखने को मिलेगी। तो केपी टेक्नोलॉजीज अगली कंपनी को देखेंगे तो इनका बिजनेस काफ़ी सॉलिड है। और अगर आपको लगता है कि ईवी की जो दुनिया है कल के दिन ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है तो आपको इस कंपनी पर नज़र रखना होगा। अदरवाइज इस सेक्टर में कई सारी कंपनियां हैं जो काम करती है, जो हार्डवेयर सेक्टर में काम करती है। लेकिन दोस्तों, इनका जो बिजनेस है, अडास में इनका बिजनेस है, इनका बिजनेस अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाला इनका बिजनेस फैल रहा है, और भी कई सारे सेगमेंट जो अगर आप देखेंगे जो टेस्टिंग वाला बिजनेस होता है, तो कुल मिलाकर इससे ही रिलेटेड भी इनका बिजनेस है। यानी कि फ्यूचरिस्टिक सॉफ्टवेयर जो गाड़ियों में यूज़ होते हैं तो उनमें ये कंपनी काम करती है। और फ्यूचर में और तेजी से ये सेक्टर ग्रो कर सकता है बिकॉज जो ईवीज है इनका तो आज के दौर में स्टार्टिंग हो रहा है। अगर कल के दिन, अगर अगले 15-20 सालों के बाद अगर ईवीज का जो मार्केट ग्रो करेगा तो आप सोचो केपी टेक्नोलॉजीज जैसी जो कंपनियां हैं उनका बिजनेस कितना तेजी से ग्रो कर सकता है। बिकॉज आज के दौर में हम गाड़ियों में बैठते हैं तो हम देखते हैं तो कई सारे हमें सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। जो लेटेस्ट ईवी की गाड़ियां आ रही है, आप ज़रा दिमाग लगाकर सोचिए कि अगर 20 साल बाद अगर हम गाड़ियों में बैठेंगे तो गाड़ियों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी होगी। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो केपिट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। सोना बीएलडब्ल्यू को देखेंगे तो ये भी ईवीज में काम करता है, लेकिन ईवीज में सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि ईवीज के हार्डवेयर में इनका बिजनेस है। जेबीएम ऑटो जो ईवीज के बसेस होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। ओला इलेक्ट्रिक तो हम इस पर रिसर्च नहीं करते हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक तो इनका भी बिजनेस जो ईवीज बसेस है उनमें है। लेकिन हम आज केपी टेक्नोलॉजीज पर डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये कंपनी टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में आई है। बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है। नेट प्रॉफिट ठीक है, 1-2 सालों से थोड़ा सा रुकावट बिजनेस में ज़रूर आया, लेकिन बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग है कि हम इस पर नज़र रख सकते हैं। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम नज़र आएगा। मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है और काफ़ी करेक्शन ये कंपनी टॉप से दिखाती हुई नज़र आई है। अगर आरओसी आरओई देखेंगे तो शानदार हमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू इस कंपनी का अगर हम फेस वैल्यू देखेंगे तो ये 10 का है और प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर है नहीं। पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन हुआ है, जिस तरीके से एआई का डर हुआ है, मार्केट में एआई का डर फैला हुआ है, उसमें दोस्तों ये भी कंपनी अच्छा खासा करेक्शन में आई है। तो हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही हमें देखने को मिलता है। अथर इंडस्ट्रीज़ ये भी दोस्तों केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है जो इंडिया में यही बनाती है। तो इस कंपनी पर भी हम नज़र रख सकते हैं। अगर इस कंपनी में देखेंगे तो 74% का पोजीशन इस कंपनी के पास प्रमोटर के पास है। वहीं पर डेप्थ काफ़ी कम कंपनी के पास नज़र आता है। ओपीएम देखेंगे तो इस सेक्टर में इतना ज़बरदस्त ओपीएम किसी के पास देखने को नहीं मिलता है। तो हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो किया है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप टाइप का मार्केट कैप हमें देखने को मिलेगा। प्लेज कोई शेयर है नहीं। वहीं पर ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। प्रमोटर के पास, एफआईज के पास, डीआईज के पास, पब्लिक के पास, सबके पास हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। लेकिन जो प्रमोटर है उनके पास मैक्सिमम हिस्सा जो 75% रखा जा सकता है लगभग उसके पास ही है। तो इस कंपनी पर हम नज़र ज़रूर रख सकते हैं। अगली कंपनी ग्रेविटा इंडिया, तो इनका अगर हम बिजनेस देखेंगे जो रिसाइकलिंग वाले बिजनेस होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। जैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट्स,
अगर आप देखेंगे जो यूज्ड बैटरीज होते हैं उसको भी ये रिसाइकिल करके उसको भी ये नया बनाकर मार्केट में बेचते हैं। तो ये भी फ्यूचर में जैसे जैसे ईवीज की गाड़ियां आएंगी उनमें भी बैटरियां निकलेगी तो और भी इनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है। तो इनका जो बिजनेस का मॉडल है ये देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब फैंसी बिजनेस नहीं है, लेकिन जो ये बिजनेस है इसका इस जो ये बिजनेस है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे इनके पास 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वहीं पर टच पॉइंट ग्लोबली देखेंगे तो 19,000 प्लस है और 3.4 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी है। तो इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ख़ास बात इनका ये है कि इनका जो नेटवर्क है ये पैन इंडिया फैला हुआ है। पैन इंडिया ही नहीं दोस्तों, इनका जो बिजनेस है ये इंडिया के बाहर भी फैलता हुआ नज़र आया है। अगर हम इनके पार्टनर्स देखेंगे तो एक्साइड, टाटा बैटरीज, अमर राजा बैटरीज, पैनासोनिक, आप देखेंगे कई सारे जो दिग्गज है वो इनके पार्टनर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम ग्रेविटा इंडिया को देखेंगे तो इनका मार्केट कैप कंपनी का 12,000 करोड़ का है, प्रमोटर के पास 55% का पोजीशन है। अगर हम देखेंगे ओपीएम तो 10 के आसपास का कंपनी का ओपीएम हमें देखने को मिलता है। आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। तो इस कंपनी पर भी हम नज़र रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका मार्केट कैप इतना छोटा है जिस वजह से इस पर हमने इस पर रिसर्च नहीं किया। और ग्रेविटा इंडिया का जो बिजनेस है और इसकी सबसे बड़ी जो इनका यूएसपी है वो ये है कि इनका जो नेटवर्क है ये इंडिया में तो फैला हुआ है, इनका नेटवर्क इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है। तो जो रिसाइकलिंग वाली कंपनियां होती हैं उनका सबसे बड़ा यूएसपी ही यही होता है कि उस कंपनी का नेटवर्क कितना बड़ा है। अगर आपके पास भी करोड़ों अरबों रुपया आ जाए, अगर आप सोचो कि इस इंडस्ट्री में कूद जाऊं, आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं रहेगा तो शायद आप फ्लॉप हो जाओगे। नेट प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी शानदार हमें ग्रो करता हुआ नजर आया है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, मार्केट कैप छोटा है, प्लेज कोई शेयर है नहीं, पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर हमें देखने को मिलती है। वहीं पर एफआईज ने लगातार पोजीशन बढ़ाया है, डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, वहीं पर पब्लिक और प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो मिस्टर बैक्टर फूड को देखेंगे, मिसेस बैक्टर फूड्स स्पेशलिटीज लिमिटेड, तो दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, तो इनका बिजनेस है एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो जो बिस्किट्स होते हैं, बनमस्का होते हैं, उनमें इनका बिजनेस है, तो हम इस कंपनी पर भी नज़र रख सकते हैं। तो इसका भी ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। और जो ये इंडस्ट्री है एफएमसीजी वाली, तो इसको हम चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से कल के दिन और ग्रोथ इस सेक्टर में आ सकती है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो इनका जो मतलब प्रोडक्शन है वो और इनको बढ़ानी पड़ेगी। मैं इस कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको इस सेक्टर पर नज़र रखना चाहिए, आपको इस कंपनी पर भी नज़र ज़रूर रखना चाहिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छी बात है। मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है और टॉप से ये कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में हमें देखने को मिलती है। कोई शेयर प्लेज नहीं है, एक अच्छी बात है। पेग रेशियो के हिसाब से महंगी ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। और अगली कंपनी के बारे में बात करें, केफिन टेक्नोलॉजीज, तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड वाला इंडस्ट्री है फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। और इस कंपनी की सबसे खास बात है ये इंडिया में तो फैलती हुई नजर आई है, बल्कि इंडिया के बाहर भी देखेंगे, मलेशिया, फिलीपींस एंड हांगकांग में भी अपना बिजनेस फैलाती हुई नजर आ रही है। तो हम इस कंपनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और देखेंगे सीडीएसएल भी अच्छी कंपनी है, एनएसडीएल भी है, कैम्स भी है, लेकिन जो केफिन का बिजनेस है इसमें जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो ज़्यादा इसलिए बन जाता है बिकॉज जो ये कंपनी है इंडिया और इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है। और जो ये तीनों कंपनियां हैं इनका भी बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनका जो मोस्टली बिजनेस है वो इंडिया पर आधारित है, इंडिया पर ही फोकस है। नेट प्रॉफिट केफिन का देखेंगे लगातार ग्रो किया है, 17-18 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है और पी 50 के आसपास का है। आरओसी आरओई ओके ओके हम बोल सकते हैं, कोई शेयर प्लेज नहीं है, महंगी वैल्यूएशन पर पिग रेशियो के हिसाब से हमें देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी दमदार नजर आता है, तो हम इस कंपनी पर नजर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 कंपनियां हैं, इनका बिजनेस का मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, तो आपको इन पर रिसर्च करना चाहिए, आपको खुद से इन पर स्टडी करनी चाहिए। और दोस्तों मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ना लीजिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आई एम नॉट स्पिरिचुअल एडवाइजर। कुछ बार सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कीजिए, उनसे ज़रूर बात कीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।